इजरायल के राष्ट्रपति बेन्यामिन नेतन्याहू की टेंशन, उनकी परेशानी दोगुनी होने जा रही है क्योंकि अब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन इस महायुद्ध में कूद गया है। इजरायल हार जाए इसके लिए चीन ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। ये ऐसा कदम है जिसके आगे अमेरिका भी मजबूर नजर आने लगा है। सात अक्टूबर के बाद से गाजा में जिसने हाथ डाला है उसने अपना हाथ जलाया है। गाजा जलता हुआ कुआं बन चुका है। जो गिरेगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजरायल को जिसने भी अब तक रोकने की कोशिश की उसको नेतन्याहू ने सिर्फ एक जवाब दिया, जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा। बंधकों को छोड़ाने के लिए सीज फायर तो कर दिया गया। गाजा और वेस्ट बैंक से बंधकों और कैदियों को छोड़ाने की तस्वीरें भी आईं। जश्न भी खूब मनाया गया। लेकिन आगे क्या होगा? अब तक इजरायल के सामने ईरान फेल हो चुका है। इजरायल को डराने में हमास से लेकर हिजबुल्ला और यमन के हूथी भी नाकाम रहे हैं। सऊदी अरब और बाकी अरब देशों की जुबान पर भी ताला लगा है, यानी अरब देश भी पूरी तरह फेल हैं। इजरायल के खिलाफ पुतिन भी खुलकर सामने नहीं आए, यानी रूस भी फेल हो गया। इजरायल अब अमेरिका के बस में भी नहीं है, इसलिए बाइडन भी पूरी तरह से फेल हैं। ऐसे में इजरायल को कौन रोकेगा? इजरायल को कौन टोकेगा? गाजा पर फिर बमबारी होगी, इसकी पूरी गारंटी है। ऐसे में इजरायल के युद्ध को कौन खत्म करेगा? कौन इजरायल से टक्कर लेगा? कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो इजरायल से सीधे टकरा जाए? तो इसका एक जवाब आया है। चीन ने बोला है कि वो गाजा का फैसला करेगा। चीन बोला है कि वो इजरायल को रोकेगा। चीन बोला है कि वो फिलिस्तीन का ख्वाब पूरा करना चाहता है। इसलिए चीन ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है और इसमें वो गाजा से लेकर हमास और इजरायल से लेकर नेतन्याहू तक सबका हिसाब करना चाहता है। 中国作为联合国安理会本月轮值主席国，将于11月29日举行安理会巴以问题高级别会议。中共中央政治局委员、外交部长王毅将赴纽约主持安理会会议。 चीन दावा कर रहा है कि वो अब हमास और इजरायल के बीच पावर ब्रोकर बनेगा। चीन दावा कर रहा है कि वो इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करेगा। चीन ऐसा पहले सऊदी अरब और ईरान के साथ कर चुका है। चीन अब यही फैसला फिलिस्तीन और इजरायल के बीच करना चाहता है। शी जिनपिंग बिग बॉस बनना चाहते हैं। शी जिनपिंग अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में उसका बल्ब फ्यूज हो चुका है। अब चीन की लाइट जलेगी और इससे रोशन होगा पश्चिम एशिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन, यानी गाजा और इजरायल। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या चीन का ऑर्डर इजरायल में चलेगा? क्या चीन को वो नेतन्याहू बर्दाश्त करेंगे जो अमेरिका को भी एहसास दिलाते हैं कि इजरायल और यहूदी वोट बैंक के आगे उनकी हैसियत कुछ नहीं? वो हमास को खत्म करने तक बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हमास की मौत 100% पक्की है, ये नेतन्याहू की गारंटी है। אבל באותה נשימה אמרתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו, חיסול החמאס, להבטיח שעזה לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, וכמובן שחרור כל חטופינו.
गाजा को मिट्टी में मिलाने की मुहिम तेज होगी, ये बात नेतन्याहू ने साफ कर दी है। लेकिन इजरायल पर 14,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत का इल्जाम है और चीन अब इस मुद्दे को खुद हैंडल करना चाहता है। चीन इस पूरे मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाकर इजरायल को ऐसे घेरना चाहता है जिससे नेतन्याहू बच ना पाए और गाजा में सरेंडर कर दे। 7 अक्टूबर के बाद युद्ध को ऐसे खत्म करना इजरायल की बड़ी हार मानी जाएगी और पहले से घर में घिरे नेतन्याहू की राजनीति का अंत भी हो जाएगा। लेकिन फिलिस्तीन और गाजा को लेकर इजरायल के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव गिर जाएगा, इसकी भी पूरी गारंटी है, क्योंकि अमेरिका के पास वीटो पावर है जिसका उसने हमेशा इजरायल को बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। अब तक संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के मुद्दे पर 36 बार प्रस्ताव लाया गया है। इसमें अमेरिका ने 34 में वीटो करके इजरायल को बचाया है। 7 अक्टूबर के बाद भी 2 प्रस्ताव आए हैं और इसमें भी अमेरिका ने इजरायल को बचाने का काम किया है। अब गाजा में इजरायल को रोकने के लिए चीन ने सुरक्षा परिषद में बड़ी तैयारी की है, लेकिन नेतन्याहू ने गाजा पहुंचकर इसका पहले ही जवाब दे दिया है कि उनको डराने में कोई कामयाब नहीं हो पाएगा। צהריים הלוחמים הגיבורים שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת. לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום למדינת ישראל. ואני פה להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים, ואני חוזר ואומר את זה לכם, אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. गाजा की गलियों में जो युद्ध हुआ है या हो रहा है उसने इजरायल को भी बड़े झटके दिए हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने फैसले पर कायम है। बंधकों को छुड़ाने वाले सीज फायर के बाद वो हमास पर 10 गुना तेज हमला करेगा। फिर हमास के पास न बचने का रास्ता होगा न भागने का। गाजा की गलियों में युद्ध के दौरान हमास ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं। हमास का दावा है कि उसने इजरायल के 180 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को हमले में फोड़ दिया है। गाजा से लगातार ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें इजरायली टैंक पर घात लगाकर हमले किए गए। इजरायल ने खुद माना कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन में उसके 70 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, 250 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। लिहाजा हमास के खिलाफ जो ताकत इजरायल माना जाता है उसके मुताबिक नतीजे तो इजरायल को भी नहीं मिले हैं। हालांकि नेतन्याहू के सामने अपनी छवि को बचाए रखना बड़ा चैलेंज बन चुका है और गाजा पहुंचकर उनकी पहली कोशिश इसी तरफ नजर आती है। ישבתי עם סגן הרמטכ"ל, עם המפקדים, ועל הקיר היה כתוב עם ישראל חי. אז עם ישראל חי, ועם ישראל גם מנצח. בזכותכם, בזכותכם. תודה לכם. इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन बता रहा है कि अब उसने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है, या कहें कि गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया है। एक तरफ है उत्तरी गाजा जिसको चारों तरफ से इजरायल की सेना ने घेर लिया है। अंदर बहुत ही खतरनाक युद्ध पूरी दुनिया ने देखा है। तो दूसरी तरफ है दक्षिणी गाजा। इजरायल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए। चीन ऐसा नहीं चाहेगा क्योंकि चीन तो हमास का पूरा समर्थन करता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसने 7 अक्टूबर वाले हमले को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है, या कह सकते हैं कि वो हमास के साथ है। सवाल इजरायल से है कि सीज फायर से पहले 50 दिन के युद्ध को लेकर वो कहां पास हुआ है और कहां फेल। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इजरायल के 2 मकसद थे। पहला, हमास के पास से करीब 250 बंधकों को आजाद कराना, जिसके लिए इजरायल को सीज फायर करना पड़ा, यानी उसका युद्ध और बमबारी काम नहीं आई, वो फेल हो गए। दूसरा मकसद, इजरायल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी तक इसमें भी इजरायल फेल ही साबित हुआ है। עוד מתמשך לארץ. תדע, יש רוח, יש עוצמה, יש נחישות, ויש תוצאות. גם את זה, גם את זה. אנחנו כל הזמן.
פה בגלל ישראל, נכון? אני אומר לך, כמו שאמרתי לביידן, אנחנו הולכים לעשות את זה, להשלים את זה, שלא יהיה לאף אחד ספק. לא מבחינת רק הכוונה, אלא גם היכולת. אני מאמין בכם. गाजा में सीज फायर करके इजरायल को वक्त मिला, उसकी सेना को वक्त मिला, हमास को भी वक्त मिला। दोनों तरफ अपनी ताकत को फिर से जुटाने का काम हुआ होगा ताकि युद्ध के अगले चरण को और खतरनाक बनाया जाए। लेकिन यहां के मुकाबले इजरायल का अगला चैलेंज हिजबुल्लाह भी है और यमन की हूथी सरकार भी। दोनों ही इस सीज फायर का हिस्सा नहीं रहे हैं, यानी इजरायल पर उस फ्रंट से हमला नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गाजा से दूर एक और खबर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सीज फायर से पहले जब इजरायल गाजा पर हजारों टन बॉम्ब बरसा रहा था, तब पुतिन ने यूक्रेन के महायुद्ध को लेकर एक ऐसा फैसला किया जिसने जो बाइडेन को परेशान कर दिया। दरअसल बताया यह जा रहा है कि यूक्रेन में ऐसी सेना उतर चुकी है जो हमास से भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है। पुतिन ने युद्ध में अब ऐसे लड़ाकों को उतार दिया जो यूक्रेन के सैनिकों को जिंदा खा जाएंगे। पुतिन ने युद्ध में ऐसे सैनिकों को उतार दिया है जिसे देखकर ज़ेलेंस्की के सैनिक खौफ में भर गए हैं। ज़ेलेंस्की के सैनिक पुतिन के सोल्जर से इतना घबरा गए हैं कि वो डर कर भाग रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को समझ में नहीं आ रहा कि गोली बारूद को तो चकमा दे दें, लेकिन उससे कैसे बचें जो उन्हें जिंदा खाने को बेताब है। पुतिन ने युद्ध में ऐसे नरभक्षी उतार दिए हैं जो ज़ेलेंस्की के सैनिकों के खून का प्यासा है। इंसानों को मार कर खा जाना उसकी आदत है। वो पुतिन का बहुत वफादार है। उनके हर निशाने, हर हुक्म, हर आदेश पर वो ना सिर्फ जान कुर्बान कर सकता है बल्कि दुश्मन को कच्चा चबाकर खा सकता है। इसकी दरिंदगी से पुतिन इतने खुश हैं कि उन्होंने इस नरभक्षी को बहुत बड़ा इनाम देने का ऐलान किया है। कौन है ये नरभक्षी जिस पर पुतिन को इतना भरोसा है कि वो है तो रूस ये जंग हर हाल में जीतेगा। पुतिन के इस फौज के रहते ज़ेलेंस्की की हार तय है। इस नरभक्षी के कारनामों को देखने के बाद पुतिन अब आक्रामक हो गए हैं। पुतिन के इरादे और खतरनाक हो गए हैं। पुतिन के निशाने पर ज़ेलेंस्की का घर है। 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे इस युद्ध को पुतिन अब जल्द खत्म करना चाहते हैं, वो भी अपने तरीके से। पुतिन को जीत चाहिए, वो भी हर कीमत पर। पुतिन को यूक्रेन के सैनिकों की हार देखनी है, वो भी हर हाल में। इसके लिए पुतिन ने जेल में बंद खूंखार कैदियों और नरभक्षी तक को युद्ध में धकेल दिया। ऐसे कैदी जिन पर बहुत गंभीर आरोप हैं। पुतिन अब उन सैनिकों की सजा भी कम कर रहे हैं जिन्होंने युद्ध लड़ा और पुतिन के मकसद को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। रूस का खूंखार अपराधी डेनिस गोरिन, जिसकी सजा को पुतिन ने खत्म करने का फैसला किया है। पुतिन ने डेनिस को माफ कर दिया। इतने खूंखार अपराधी को पुतिन का यह इनाम इसलिए मिला क्योंकि उसने पुतिन के एक आदेश पर यूक्रेन की सेना में ऐसी दहशत पैदा कर दी कि कई मोर्चों पर रूस ने बिना लड़े युद्ध जीत लिया। यूक्रेन की फौज ऐसे दरिंदों के बारे में सुनकर ही भाग खड़ी हुई। डेनिस गोरिन दरिंदा है, ये पुतिन को भी मालूम है। डेनिस गोरिन इंसानों को कच्चा खा जाता है, ये भी उनके कमांडरों को मालूम है।
डेनिस गोरिन इंसान के मरने से पहले उसे खाना शुरू कर देता है। ये भी सब जानते हैं और इसी वजह से उसकी दहशत बहुत ज्यादा है। ऐसे खतरनाक अपराधी की सजा माफ करना कितना सही है, इस पर लंबी बहस हो रही है। लेकिन फिलहाल तो पुतिन को सिर्फ यूक्रेन चाहिए, चाहे वो डेनिस गोरिन गोली चलाकर उन्हें दे या फिर ज़ेलेंस्की की फौज को जिंदा खाकर उनका मोर्चा साफ कर दे। पुतिन की सेना में डेनिस की तरह कई अपराधियों को शामिल किया गया और अब इसका नतीजा सामने है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहां तक कि नरभक्षियों को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को की तरफ से ऑर्डर आया कि अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इनकी सजा माफ कर देगा, या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। डेनिस गोरिन भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में लड़ा और घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और अब पुतिन ने डेनिस गोरिन के युद्ध से खुश होकर उसकी सजा को माफ करने का फैसला किया है। रूस के इस फैसले पर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। खुद रूस के लोगों में इसको लेकर बहस हो रही है कि क्या ऐसे खूंखार अपराधी की सजा को माफ किया जा सकता है और इससे समाज में क्या संदेश जाएगा। 44 साल के डेनिस गोरिन को रूस की अदालतों में 2 हत्याओं का दोषी ठहराया गया था। पहली बार डेनिस गोरिन ने 2002 में हत्या की और फिर मर्डर के बाद उसने उस व्यक्ति के अंगों को खाना शुरू कर दिया जिसकी उसने हत्या की थी। इस अपराध के लिए डेनिस गोरिन को रूस की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से डेनिस गोरिन को सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारेगा।